नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न तंत्रों में ये भी एक अपने शरीर का एक तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के अंग सम्मिलित है, जिसमें मुख्य जो अंग है रुधिर परिसंचरण तंत्र का वो है हृदय, हार्ट। तो इस तंत्र के अंतर्गत हम हृदय, इसके साथ ही जो रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियां, साथ ही लसिका वाहिनियां और साथ ही इनमें बहने वाला रुधिर तथा लसिका जो है उनके बारे में हम अध्ययन इसमें यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इस तंत्र में हम मुख्यतः रुधिर वाहिनियों के बारे में, हृदय के बारे में और लसिका ग्रंथियों के बारे में, लसिका वाहिनियों के बारे में, इनके बारे में अध्ययन हम जो है वो इस तंत्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। ये भी एक टर्म ध्यान रखनी है आपको, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होती है? मुख्यतः है रुधिर वाहिनियों, रक्त, इनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी कहते हैं। इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सामान्यतः क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य जो अंग है इसके अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत वो कौन सा अंग है? हृदय, हार्ट, जो कि रक्त को पूरे शरीर के अंदर वितरित करने का, एक प्रकार से हम कहें तो विभिन्न वाहिकाओं के माध्यम से, वाहिनियों के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जो है ये रुधिर को एक प्रकार से पंप करने का कार्य करता है, पूरे शरीर में फैलाने का ये कार्य करता है। ठीक है, और पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त है उसको वहां तक पहुंचाता है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उनको पोषक पदार्थों की, उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध करवाता है। और साथ ही फिर क्या होता है, वहां से जो भी उत्सर्जीय पदार्थ है, CO2 है, उसको कलेक्ट करके, उसको इकट्ठा करके और वापस जो भी उत्सर्जीय अंगों तक लाके पहुंचाने का ये कार्य जो है वो कौन करता है? हृदय करता है। तो हृदय का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को पंप करने का ये मुख्य कार्य करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है हृदय। तो आज हम हृदय के बारे में ही हम पढ़ते हैं। हृदय, हार्ट। सबसे पहले तो हम देखें कि कहाँ इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो ये हृदय जो है वो मिडल मीडियास्टिनल स्पेस में स्थित होता है। मिडल मीडियास्टिनल स्पेस, और उसके भी लगभग कहाँ पे, उसमें भी कहाँ, लगभग वेंट्रल भाग में उसमें जो है वो स्थित होता है। मीडियास्टिनल स्पेस, हमने जब श्वसन तंत्र में फेफड़ों के बारे में अध्ययन किया था, तो फेफड़ों के मध्य का जो भाग है, ठीक है, इनके जो मध्य का ये जो भाग है, इसको हमने क्या कहा था? मीडियास्टिनल स्पेस कहा था। इसको हमने क्या कहा था? मीडियास्टिनल स्पेस कहा था। और उसको भी हमने 3 भागों में बांटा था, एक तो आगे वाला है, एक बीच वाला और एक है पीछे वाला। तो ये कहाँ पे स्थित होता है? ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पे मिडल मीडियास्टिनल स्पेस में भी, वहां पे भी क्या, कहाँ की ओर? वेंट्रल की ओर, वेंट्रल भाग की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये स्थित होता है, इस भाग के अंदर यहाँ पे ऐसी स्थिति इसकी होती है, ऐसे इस भाग में यहाँ पे ये स्थित होता है। ठीक है, अब हम चर्चा करें हृदय की जो स्थिति, प्रॉपर स्थिति कहाँ पे है। तो इस ये जो है सेकंड जो रिब है, आपने देखिए कितनी रिब्स होती हैं गोवंश के अंदर, कितनी जोड़ी पसलियां हैं? 13 जोड़ी। ठीक है, 13 जोड़ी जो है पसलियां होती हैं। तो सेकंड से चालू होके और ये जो है 6th रिब तक रहता है। 6th रिब तक ये जो है वो
इसका जो भाग है वो रहता है। यहाँ पे ये वेंट्रल भाग की ओर और दोनों फेफड़ों के मध्य मीडियास्टिनल स्पेस के भी मध्य मिडल मीडियास्टिनल स्पेस में ये स्थित होता है और वेंट्रल भाग की ओर नीचे की ओर स्थित रहता है। और इसमें भी हम चर्चा करेंगे, इसकी पर्टिकुलर जो स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करें तो ये सेकंड रिब से और सिक्स्थ रिब तक ये स्थित होते हैं। इसकी स्थिति कहां से कहां तक है? सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब तक ये स्थित होता है। सेकंड रिब से द्वितीय पसली से लेके छठवीं पसली तक ये स्थित होता है। ठीक है, तो इसकी स्थिति के बारे में हमने जाना कि कहां से कहां तक ये स्थित होता है। सबसे पहले तो ये हमने देखा। अब हम इसकी थोड़ी सी आकार आकृति के बारे में चर्चा करते हैं कि किस आकार का ये होता है। तो आकार और आकृति के बारे में चर्चा करें तो आपने बहुत से ऐसे बनाए होंगे ना, दिल इस प्रकार के बनाते हैं, तो ऐसी ही इसकी आकृति है। ठीक है, इस प्रकार से ये शंकुनुमा आकृति का होता है। कैसी आकृति होती है इसकी? आकृति के बारे में हम चर्चा करें कि शंकुनुमा आकार का शंकुनुमा होता है। ठीक है, ये शंकुनुमा आकृति का है ये। और इस शंकु में आपने देखा होगा, शंकु में एक तो क्या होता है, आधार भाग होता है और एक क्या होता है, शीर्ष भाग होता है। आधार भाग जो चौड़ा भाग है ये इसका आधार भाग कहलाता है और ये इधर जो नुकीला भाग है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष कहते हैं, एपेक्स बोलते हैं। ये आधार या बेस कहलाता है और ये जो नुकीला भाग है वो क्या कहलाता है, एपेक्स या शीर्ष कहलाता है। ठीक है, आधार भाग चौड़ा होता है, शीर्ष भाग नुकीला होता है, तो शंकु के आकार की ये संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ग्रूव्स पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रूव्स पाई जाती हैं। एक तो ये ग्रूव्स है और दूसरी ही ये। ठीक है, तो ये तो हो गई लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। और ये हो जाती है तिरछी जो है, यानी ट्रांसवर्स ग्रूव, ट्रांसवर्स ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ट्रांसवर्स ग्रूव। सामने वाली होती एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, पीछे वाली पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है ट्रांसवर्स ग्रूव। इसके कारण से ऐसे बाहर से हम जब देखते हैं तो इसके चार भाग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इसके चार भाग हमें दिखाई देते हैं, चार भाग इसके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं? ट्रांसवर्स ग्रूव जो है इसको दो भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को ट्रांसवर्स ग्रूव दो भागों में बांट रही है इसको। ये जो ट्रांसवर्स ग्रूव है, ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, आलिंद। क्या बोलते हैं, आलिंद। और ट्रांसवर्स ग्रूव से नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, नीले। ट्रांसवर्स ग्रूव से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, नीले। लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव है वो इसको दो भागों में बांट रही है। एक भाग है राइट और दूसरा भाग है लेफ्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात भाई? ये जो हार्ट है ये ट्रांसवर्स ग्रूव है। ट्रांसवर्स ग्रूव से ऊपर वाला भाग है वो आलिंद कहलाएंगे, नीचे वाले भाग क्या कहलाएंगे, नीले। और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल का इधर वाला भाग क्या होगा, लेफ्ट भाग, इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट भाग। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से इसमें चार चैम्बर बन गए। कौन कौन से? ऊपर वाला आलिंद, इधर वाला कौन सा आलिंद हो जाएगा, राइट यानी दायां आलिंद, राइट आलिंद। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट आलिंद। इधर वाला हो जाएगा दायां नीले और इधर वाला क्या हो जाएगा, बायां नीले। तो इन ग्रूव्स की वजह से
ग्रूव्स की वजह से क्या होता है, इन जो खांच या ग्रूव्स की वजह से ये चार भागों में डिवाइड रहते हैं। राइट ऑरिकल दायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल दायां नीले, लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले, ये चार भागों में डिवाइड ये रहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसकी स्थिति के बारे में, देखा कहाँ पे स्थित है, मिडल मीडियास्टिनल स्पेस के वेंट्रल भाग में, सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक। ठीक है, इसकी स्थिति कैसी होती है ये भी हमने देखा, ऐसे थोड़ा सा आगे की ओर ऐसे झुका हुआ रहता है इसका जो एपेक्स भाग है, इस प्रकार से इसकी स्थिति रहती है। ठीक है, ऐसी इसकी स्थिति रहती है। और ये जो इसका एपेक्स अगला भाग है, एपेक्स भाग है, ये सेकंड रिब से स्टार्ट होता है और जो पिछला जो एपेक्स भाग है, नीचे वाला एपेक्स भाग है, ये अप टू सिक्स रिब के इंटरकोस्टल स्पेस तक ये जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्थिति होती है सेकंड से लेके सिक्स तक। आकृति कैसी है, शंकुनुमा आकृति है। एक जो भाग है चौड़ा भाग है, आधार भाग है, दूसरा एपेक्स भाग कहलाता है जो नुकीला होता है, शंकुनुमा ये होता है। इसके ऊपर ग्रूव्स पाई जाती हैं, खांचे पाई जाती है, जिसकी वजह से ये आलिंद और नीले और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स की वजह से दायां और बायां इन भागों में बटा रहता है। तो ये चार इसमें चैम्बर्स जो है वो इसमें बने जाते हैं। ठीक है, अब हृदय को एक घेरे हुए एक झिल्ली पाई जाती है, हृदय को चारों ओर घेरे हुए एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है इसका, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली। और ये भी जो इसके भी दो दोहरी परत होती है। ठीक है, इस बाहरी परत को हम बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली होती है विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, पेराइटल बाहर वाली और अंदर वाली क्या होती है, विसरल। बाहर की ओर पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर की ओर विसरल पेरिकार्डियम, ये दो में बटी हुई रहती है पेरिकार्डियम झिल्ली भी, पेराइटल एंड विसरल के अंदर। ठीक है, आंतरिक जो पेरिकार्डियल की विसरल लेयर भी दो में होगी। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो एपिकार्डियम, जो कि हृदय की सबसे बाहरी भित्ति हम जब पढ़ेंगे एपिकार्डियम, उससे एकदम बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। पेरिकार्डियम की जो आंतरिक झिल्ली है उससे चिपकी हुई रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि हृदय मुख्य परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग जो है वो हृदय होता है। ठीक है, और इसकी स्थिति के बारे में आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे स्थित होता है, मिडल मीडियास्टिनल स्पेस में स्थित होता है, सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक इसकी स्थिति होती है। ठीक है, और फिर हम इसके बात करें इसके आकार और आकृति के बारे में, ये शंकुनुमा आकार का होता है और चौड़ा भाग जो ऊपर की तरफ स्थित होगा। ठीक है, और नुकीला भाग नीचे की ओर होता है। ऊपरी भाग को जो चौड़ा भाग होता है उसको हम बेस कहते हैं और नीचे वाला जो शंकुनुमा भाग होता है उसको एपेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो है सेकंड रिब से लेके सिक्स्थ रिब तक ये स्थित होता है। फिर हम बाहरी आकृति इसके उभारों की बात करें तो इस पे क्या है, ग्रूव्स पाई जाती हैं। उन ग्रूव्स के कारण से ये चार भागों में बटा हुआ है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है चर्चा करते हैं कि जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है वो किस प्रकार से उनकी स्थिति होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
को इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है, कैसे किस प्रकार से इसकी स्थिति जो है वो होती है, इसको हम समझेंगे। ये कौन सा भाग है? राइट ऑरिकल, इसको भी लिख रहा हूं आर ए, यानी दायां आलिंद। ये है राइट वेंट्रिकल आर वी। ये है लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद, और ये है बायां लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 कंपार्टमेंट इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, इसकी भित्ति की चर्चा करेंगे हम। जो इसकी भित्ति में 3 परतें पाई जाती है। सबसे आंतरिक परत होती है एंडोकार्डियम, मध्य होती है मायोकार्डियम, और सबसे बाह्य परत एपिकार्डियम, जो भी हमने चर्चा की कि पेरिकार्डियम के आंतरिक भित्ति से वो चिपकी हुई रहती है। 3 इसमें परतें जो है वो इसकी भित्ति में पाई जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। दायां आलिंद का जो मुख्य भाग है वो क्या कहलाता है? साइनस कहलाता है। ये इसका मुख्य भाग होता है, और नीचे की ओर जो थोड़ा छोटा सा भाग होगा उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, साइनस जो है वो मुख्य भाग होता है। इस साइनस के अंदर आकर ही जो है महाशिराएं जो है इसके अंदर आके खुलती हैं। ये आगे से आती है उनको हम बोलते हैं अग्र महाशिरा, और जो पीछे से आती है उसको हम बोलते हैं पश्चिम महाशिरा। ये महाशिरा यहाँ आकर इसके साइनस भाग है, इसके मुख्य भाग के अंदर ये यहाँ पे आके खुलती है। ठीक है, इनके जो छिद्र हैं, इन जो शिराओं के छिद्र हैं, महाशिराओं के जो छिद्र हैं, उन छिद्रों पे एक वाल पाया जाता है। यहाँ पे एक वाल पाया जाता है, उस वाल को हम बोलते हैं यूस्टेकियन वाल। ठीक है, यूस्टेकियन वाल। यहाँ पे वाल्व्स के आपको नाम जो है वो थोड़े बहुत कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 आएंगे, उनमें आपको ध्यानपूर्वक एकदम ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे ये जो शिराएं आगे खुल रही है, कहाँ पे आगे खुल रही हैं? राइट ऑरिकल के अंदर आगे खुल रही हैं, और इनके ऊपर इनकी जो हृदय के अंदर जो रक्त आ रहा है उसको वापस शिराओं में नहीं जाए, उसके लिए एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व, उसको कहा जाता है। तो ये ब्लड के बैक फ्लो को वापस शिराओं में जाने से उसको रोकता है। ठीक है, दोनों आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट जो है वो पाया जाता है। दोनों आलिंदों के मध्य अंतरा आलिंद पट, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है इंटर ऑरिकल अंतरालिंद पट, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इस अंतर आलिंद पट, ये क्या होता है? इसमें भ्रूणीय अवस्था के दौरान इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है। भ्रूणीय अवस्था के दौरान इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। जो बातें यहाँ पे लिखी जा रही हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये जब भ्रूण होता है उसके अंदर ये छिद्र पाया जाता है फोसा ओवेलिस, क्योंकि उसके अंदर जो श्वसन का कार्य है भ्रूण के अंदर, यानी शुद्ध रक्त होने का कार्य तो कहाँ पे हो रहा है भाई? जो अम्बिलिकल आर्टरी ले जा रही है और अम्बिलिकल वेन, यानी कहाँ पे? प्लेसेंटा के अंदर, वहां पे शुद्ध और अशुद्ध रक्त का यानी O2 CO2 का आदान प्रदान वहां पे हो रहा है। तो यहाँ जो आएगा रक्त वो भी क्या होगा? शुद्ध ही आएगा, तो वो सीधा कहाँ चला जाता है? अधिक मात्रा में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य अंतरा आलिंद पट पर भ्रूणीय अवस्था में ये छिद्र पाया जाता है जिसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं, और ये जन्म के तुरंत बाद ही ये क्या हो जाता है? ऊतकों द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पट के ऊपर इस प्रकार से आपको एक गड्ढा सा, ऐसे गड्ढा सा दिखाई देगा। ठीक है, इस जो गड्ढे को हम क्या कहते हैं? इसका ही नाम है फोसा ओवेलिस, और जो छिद्र होता है उसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस। थोड़ा सा ये
इसको अपने चेंज करना, इसको तो हम बोलते हैं फोरामेन ओविलिस, जो छिद्र था उसको, तो इस छिद्र को तो हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओविलिस। फोरामेन यानी छिद्र, और फोसा ओविलिस, फोसा यानी दबा हुआ जगह, दबी हुई जगह को हम क्या बोलते हैं, फोसा। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, जहाँ पे छिद्र था पहले वहां पे दबी हुई सी पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं फोसा ओविलिस। ठीक है, दोनों आलिंद के मध्य अंतरा आलिंद पट पर फोसा ओविलिस पाया जाता है। फोसा ओविलिस क्या है, फोरामेन ओविलिस का एक अवशेष है। फोरामेन ओविलिस क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था के दौरान दोनों आलिंदों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओविलिस कहते हैं। जब भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र हम जब देखेंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये फोरामेन ओविलिस क्या होता है, भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आपको नई चीजें देखने को मिलती है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो, तो ये दाएं आलिंद के बारे में हम पढ़ रहे थे। दाएं आलिंद में ये साइनस भाग के अंदर ये महाशिराओं के छिद्र आके खुलते हैं। इसका जो नीचे वाला अपेंडिक्स भाग है, ये अपेंडिक्स भाग यहाँ पे आकर खुलता है, एक छिद्र के द्वारा। कहाँ खुलता है, एक छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है, ये नीले के अंदर खुलता है, दाईं साइड के नीले के अंदर खुलता है एक छिद्र के द्वारा। ठीक है, इस छिद्र को क्या बोलेंगे, आलिंद और नीले के मध्य का छिद्र है, तो आलिंद नीले छिद्र कहा जाता है। और किस साइड का है, दायां, दायां आलिंद नीले छिद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, दायां आलिंद नीले छिद्र। ठीक है, दायां आलिंद नीले छिद्र। और इस छिद्र पर भी एक कपाट वाल पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। दाएं आलिंद नीले छिद्र के ऊपर एक कपाट पाया जाता है। कहाँ स्थित होता है ये, दाएं आलिंद नीले छिद्र पर, दाएं आलिंद नीले छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट का क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक तो यूस्टेकियन वाल तो कहाँ था, जो महाशिराएं आकर खुल रही हैं आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद के अंदर, उनके ऊपर एक वाल पाया जाता है, उसका तो नाम था यूस्टेकियन वाल। और दाएं आलिंद और नीले के मध्य छिद्र होता है, उस छिद्र पर जो वाल पाया जाता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपेंडिक्स भाग है, यहाँ पे कुछ मसल्स जो हैं उनका इस छिद्र के आसपास, इस भाग के अंदर मसल्स जो हैं वो पाई जाती हैं। उन मसल को क्या बोलते हैं, पेक्टिनेट मसल कहा जाता है। इन मसल्स को क्या बोलते हैं हम, पेक्टिनेट मसल या मस्कुलोपेक्टिनी या पेक्टिनेट मसल जो है, इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको पेक्टिनेट मसल कहा जाता है। तो ये हो गया आपका दायां आलिंद। दाएं आलिंद में क्या होगा, जितना भी अशुद्ध रक्त आके और कहां पे छोड़ा जाता है, दाएं आलिंद के बाद। शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को शरीर से इकट्ठा करके लाती हैं, अग्र महाशिरा आगे की ओर से, पश्चिम महाशिरा पीछे की ओर से, और ये अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके कहां पे लाके छोड़ती हैं, दाएं आलिंद के अंदर लाके छोड़ती हैं। राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद में यहाँ पे अशुद्ध रक्त लाकर ये छोड़ती हैं। ठीक है, और वहां से कहा जाएगा, ये दाएं नीले के अंदर जाता है, और यहाँ पे एक वाल पाया जाता है, जिसको हम कौन सा वाल कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। ठीक है, दाएं आलिंद नीले छिद्र पे कौन सा वाल पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दाएं आलिंद के बारे में। 25 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम दाएं नीले के बारे में फिर कल की क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।